हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज आप सभी का डायनेमिक स्टडीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन अवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस 4 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड द नेम ऑफ दोज 4 टॉपिक्स इज स्ट्रेस नोटेशन, स्टेट ऑफ स्ट्रेस, longitudinal axis, and polar axis, and last one is stress strain diagram। ठीक है, तो आज के कंटेंट को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट आई वुड लाइक टू रिवाइज यू ऑल दीज 4 टॉपिक्स। तो फर्स्ट इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रेस नोटेशन, तो स्ट्रेस नोटेशन में मैंने आपको बताया था कि 2 तरह की हमारी स्ट्रेस के बारे में डिस्कशन किया था, एक नॉर्मल स्ट्रेस और एक शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम या तो 2 इंडेक्सेस का यूज़ कर सकते हैं या फिर 1 इंडेक्सेस का। शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा 2 इंडेक्सेस का यूज़ करते हैं और दोनों की दोनों इंडेक्सेस हमारी डिफरेंट होती है, लेकिन नॉर्मल स्ट्रेस में दोनों इंडेक्सेस या तो सेम रहेगी या फिर सिर्फ हम 1 इंडेक्स यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है इसका क्या मतलब होता है, नॉर्मल में सेकंड का क्या और शियर में फर्स्ट सेकंड इंडेक्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था स्टेट ऑफ स्ट्रेस। स्टेट ऑफ स्ट्रेस में मैंने आपको बताया था कि स्टेट ऑफ स्ट्रेस हमारा एक मेथड है जिसके थ्रू हम एक पॉइंट पर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स पर जो हमारी अलग अलग तरह की स्ट्रेसेस लगती है उनको सिंपली रिप्रेजेंट करने का तरीका। स्टेट ऑफ स्ट्रेस हम स्टेट एट ए पॉइंट डिफरेंट स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट हम 2 तरीके से करते हैं। उनका नाम हमारा क्या क्या था, फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड वाज मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड में मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स मेथड को ही हम बोलते हैं स्ट्रेस टेंसर। मैट्रिक्स मेथड को ही हम बोलते हैं स्ट्रेस टेंसर। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल और पोलर एक्सिस के बारे में बताया था। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हमारी वो एक्सिस होती है, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस वो एक्सिस होती है जो हमारे अलग अलग क्रॉस सेक्शन होते हैं, उस हर क्रॉस सेक्शन को जो हमारा सेंट्रोड होता है, तो अगर हम उन सभी सेंट्रोड को मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे एक इमेजनरी लाइन से, तो दैट इमेजनरी लाइन इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, नाउ पोलर एक्सिस, हर सेंट्रोड पर हमारे सेंट्रोड इज ए पॉइंट और हर पॉइंट पर हमने 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस मानी है, तो वो एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन, एक्सिस परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन, और वी कैन से एक्सिस अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज नोन एज पोलर एक्सिस। और जब हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। मैंने आपको बोला था कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हमारा ड्रॉ करा जाता है बाय यूजिंग टेंसाइल टेस्ट। इट इज ड्रॉन बाय यूजिंग टेंसाइल टेस्ट। इट इज ड्रॉन बाय यूजिंग टेंसाइल टेस्ट। ठीक है, टेंसाइल टेस्ट को हम कंडक्ट करते हैं, उसके बाद हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। टेंसाइल टेस्ट से हम 2 चीज़ को मेजर करते हैं। फर्स्ट इज लोड एंड इलोंगेशन। लोड की हेल्प से हम निकालते हैं स्ट्रेस और इलोंगेशन की हेल्प से हम निकालते हैं स्ट्रेन, और स्ट्रेस लोड की हेल्प से हम निकालते हैं स्ट्रेस और इलोंगेशन की हेल्प से हम निकालते हैं स्ट्रेन। ठीक है, एंड देन वी ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, तो ये हमने कल डिस्कस किया था और हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को कल कंप्लीट नहीं किया था, हमने कवर किया था स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ माइल्ड स्टील और वी कैन से स्ट्रक्चरल स्टील। ठीक है, उसको हम कंप्लीट कर चुके थे। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल कंटिन्यू अवर डिस्कशन ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। इन दिस लेक्चर वी विल कंटिन्यू अवर डिस्कशन ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, तो आज हम कुछ अलग अलग टाइप्स के मटेरियल के जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ होते हैं उसको आज हम यहाँ पर नोट करेंगे, और वे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कौन सा है, ठीक है, और तुम्हारा एल्यूमिनियम का कौन सा हो गया तुम्हारा। तो इस टाइप से क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है।
तो फर्स्ट वी विल सी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। देखो, सिंस एल्यूमिनियम इज ए डक्टाइल मटेरियल, एल्यूमिनियम इज डक्टाइल मटेरियल, सो दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, देखो देखा क्या गया है, जब हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम एल्यूमिनियम का ड्रॉ किया तो एल्यूमिनियम के लिए यील्ड पॉइंट डिफाइन नहीं है। एल्यूमिनियम के लिए यील्ड पॉइंट इज नॉट ऑब्टेन, यील्ड पॉइंट ऑब्टेन नहीं हो पाता एल्यूमिनियम के जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मैंने आपको बोला था कि यील्ड पॉइंट क्या होता है। यील्ड पॉइंट हमारा वो पॉइंट होता है जिसके बाद कुछ रीजन में हमारा इलोंगेशन होता है विदाउट इंक्रीज लोड। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ऐसा कोई भी रीजन नहीं दिखता है, तो इसलिए एल्यूमिनियम के लिए हम यील्ड पॉइंट ऑब्टेन नहीं कर पाते। बट यील्ड स्ट्रेंथ इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, लेकिन यील्ड स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, तो यील्ड स्ट्रेंथ की जानकारी होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने यील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड आउट किया एल्यूमिनियम के लिए बाय यूजिंग ऑफसेट मेथड। वी यूज ऑफसेट मेथड टू ऑब्टेन द यील्ड स्ट्रेंथ, टू ऑब्टेन द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम। वी कैन से ऑब्टेन द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ डक्टाइल, जो हाईली डक्टाइल मटेरियल है, उन मटेरियल्स के लिए हमारा यील्ड पॉइंट डिफाइन नहीं है, तो हमने उन मटेरियल्स की यील्ड पॉइंट को फाइंड आउट किया बाय यूजिंग ऑफसेट मेथड। ऑफसेट मेथड, देखो ऑफसेट मेथड का क्या मतलब है, हमने स्ट्रेन एक्सिस पर हमने 0.2% स्ट्रेन ली, स्ट्रेन एक्सिस पर हमने 0.2% स्ट्रेन पर मार्क किया और इस पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल टू द इनिशियल पोर्शन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, और जहाँ पर भी ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को, कोरेस्पॉन्डिंग टू दैट पॉइंट द स्ट्रेस इज नोन एज यील्ड स्ट्रेंथ। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द ऑफसेट मेथड, दिस इज ऑफसेट मेथड। यही क्वेश्चन काफ़ी बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हम जो ऑफसेट मेथड से यील्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं एल्यूमिनियम की, उसमें हम कितनी % स्ट्रेन लेते हैं, तो आंसर इज 0.2% स्ट्रेन मानकर हम ऑफसेट मेथड को यूज़ करके एल्यूमिनियम की यील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज द अबाउट एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। Now next we will see stress strain diagram of rubber. This is for hard rubber and this is for soft rubber. सिर्फ आपको ड्रॉ करने, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि हार्ड रबर या सॉफ्ट रबर का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कौन सा है। ठीक है, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक करेक्ट रहेगा, तो आपको सिर्फ इनको ड्रॉ करना है और उनको याद रखना है। ठीक है, थर्ड वन इज
ब्रिटल मटेरियल, देखो ब्रिटल मटेरियल में ज़्यादा इलोंगेशन नहीं होता है, ब्रिटल मटेरियल में ज़्यादा इलोंगेशन नहीं होता है। सो दिस इज द फ्रैक्चर पॉइंट और वी कैन से रप्चर पॉइंट। दिस इज स्ट्रेस, दिस इज स्ट्रेन। ठीक है, तो ये हो गया ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। आइडियल फ्लूइड का अगर हम देखें तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है, देखो फ्लूइड मैकेनिक्स में आप देखोगे कि आइडियल फ्लूइड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि आइडियल फ्लूइड हैव जीरो विस्कोसिटी, आइडियल फ्लूइड हैव जीरो सरफेस टेंशन, आइडियल फ्लूइड इज परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल। ये जो मैंने वर्ड बोले सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इनकम्प्रेसिबल, इस चीज़ों को आप मालूम करोगे जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर को पढ़ोगे। ठीक है, बट राइट नाउ आप ये समझो कि आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो फ्लो करने पर, जब कोई भी फ्लूइड हमारा फ्लो करेगा, सपोज करो सरफेस पर हमने वाटर को फेंका तो वाटर हमारा फ्लो करेगा, अगर कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है वाटर को, अगर कोई भी फ्लूइड, अगर किसी भी फ्लूइड को कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है तो वो फ्लूइड हमारा हो जाएगा आइडियल फ्लूइड। समझे? तो सिंपली अगर किसी भी फ्लूइड की विस्कोसिटी जीरो है तो दैट फ्लूइड विल बी आइडियल फ्लूइड। विस्कोसिटी होती है हमारी रेसिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स, जो हमारी लेयर्स होती है फ्लूइड की उनके बीच में जो हमारी रेसिस्टेंस होती है दैट इज ड्यू टू विस्कोसिटी। ठीक है, तो अगर फ्लूइड की विस्कोसिटी जीरो है, अगर फ्लूइड कोई भी रेसिस्टेंस नहीं कर रहा जब वो फ्लो करता है तो दैट फ्लूइड इज आइडियल फ्लूइड। अभी आप सिंपल सिर्फ इतना समझो। ठीक है, तो अगर किसी भी फ्लूइड में कोई रेसिस्टेंस नहीं है तो वो फ्लूइड विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहेगा, वो फ्लूइड विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट विल फ्लो कंटिन्यूअसली। तो विदाउट एनी लोड द strain is continuously, so this is for ideal fluid, this is for ideal fluid। ठीक है, नाउ फोर्थ इज फॉर रिगिड बॉडी। देखो रिगिड बॉडी क्या होती है, रिगिड बॉडी वे बॉडी हो, मैं यहां पर लिखता हूं दीज हैव जीरो विस्कोसिटी, आइडियल फ्लूइड हैव जीरो इलोंगेशन। तो अगर मैं रिगिड बॉडी को देखूं तो इसमें इलोंगेशन कुछ भी नहीं होना है। ठीक है, तो इसमें इलोंगेशन नहीं होना है और इसमें लोड हम अप्लाई करते रहेंगे। और जब एक स्ट्रेंथ, जब किसी भी बॉडी का जो लोड बियरिंग कैपेसिटी दैट इज स्ट्रेंथ है, जब उससे ज़्यादा जब लोडिंग हो जाएगी तो उसका फेलियर हो जाएगा। तो विदाउट एनी इलोंगेशन किसी एक पर्टिकुलर लोड पर हमारा हो जाएगा फेलियर। सो दिस इज फॉर रिगिड बॉडीज। ठीक है, नाउ इसके बाद हमारा एक दो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हो रहे हैं, जैसे कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों बिहेवियर को शो करते हैं। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें विस्को इलास्टिक मटेरियल, फॉर विस्को इलास्टिक मटेरियल, देखो विस्को इलास्टिक मटेरियल वे मटेरियल होते हैं जो इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों बिहेवियर को शो करते हैं। पहले तो करेंगे इलास्टिक बिहेवियर शो, उसके बाद प्लास्टिक बिहेवियर शो करेंगे। तो विस्को इलास्टिक मटेरियल के लिए हम दो तरीके से स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट इज विदाउट स्ट्रेन हार्डनिंग, फर्स्ट विदाउट स्ट्रेन हार्डनिंग and second with strain hardening, with strain hardening। ठीक है, स्ट्रेन हार्डनिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर फर्दर डिफॉर्मेशन के लिए हमको लोड को इंक्रीज करना है, इसका मतलब है कि हमारे मटेरियल में स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमिना हो गया है। स्ट्रेन हार्डनिंग का सिंपल मतलब था कि हमारे एटॉमिक और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में चेंज हो गया है। ठीक है, तो विदाउट स्ट्रेन हार्डनिंग द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर विस्कोइलास्टिक मटेरियल इज लाइक दिस।
इज लाइक दिस। देखो, एट ए पर्टिकुलर लोकेशन आफ्टर रीचिंग इलास्टिक पॉइंट, दिस इज इलास्टिक पॉइंट, इलास्टिक पॉइंट पर पहुंचने के बाद फर्दर इलोंगेशन के लिए हमने लोड को इंक्रीज नहीं किया, सो देयर इज नो स्ट्रेन हार्डनिंग। बट इफ देयर इज स्ट्रेन हार्डनिंग, बट इफ देयर इज स्ट्रेन हार्डनिंग, बट इफ देयर इज स्ट्रेन हार्डनिंग, but if there is strain hardening, then after reaching elastic point, if we wanted to further elongate our component, then we have to increase applied load. So this is for viscoelastic material with strain hardening, understand। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अब हम इस पर ही कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इस वीडियो के लास्ट में। उससे पहले हम एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम है हुक्स लॉ, क्योंकि हुक्स लॉ का यूज हम आज न्यूमेरिकल में करेंगे, इसलिए 5 to 10 मिनट्स का हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है हुक्स लॉ। इसको डिस्कस करने के बाद हम कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम हुक्स लॉ को देखें तो हुक्स लॉ बेसिकली हमको स्ट्रेस और स्ट्रेन, हुक्स लॉ हमको स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन देता है, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक इज हुक्स लॉ। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का अगर हम पूछे कि सबसे बेसिक लॉ कौन सा है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, दैट लॉ इज हुक्स लॉ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कल आपको ड्रॉ किया था और जो उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आया था पॉइंट ए, दैट पॉइंट इज प्रोपोर्शनल लिमिट। तो हुक्स लॉ ने क्या बोला, हुक्स लॉ ने बताया कि विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट normal stress, we can say stress within proportional limit, stress is directly proportional to strain, stress is directly proportional to strain, or we can say longitudinal strain। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ इसमें देखो तुमको 2 पॉइंट नोट करने हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट इज विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट हुक्स लॉ इज applicable, Hooke's law is valid within proportional limit for all material, but for mild steel proportional limit and elastic limit are very close, so we apply Hooke's law for mild steel up to elastic point। ये जो मैंने आपको यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चंस पहले ही पूछा जाता है कि हुक्स लॉ हमारा कहाँ तक एप्लीकेबल है, तो आंसर, करेक्ट आंसर इज हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। बट न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, न्यूमेरिकल्स में अगर हमको माइल्ड स्टील दिया हुआ है तो माइल्ड स्टील के लिए प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट दोनों बहुत ही क्लोज है, हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं लेकिन काफ़ी कम डिफरेंस है। तो हुक्स लॉ माइल्ड स्टील के लिए हम इलास्टिक लिमिट तक यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा हुक्स लॉ का यही हो गया। तो हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट एंड अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। एग्जाम में अगर खाली स्ट्रेन भी लिखा हुआ है आंसर इज करेक्ट, बट अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ऑप्शन में देन आंसर इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस देखो, स्ट्रेस कैन बी शियर और इट कैन बी
नॉर्मल, ठीक है। तो शियर नॉर्मल दोनों के लिए हमारा हुक्स लॉ एप्लीकेबल है, बट राइट नाउ वी विल डिस्कस ओनली अबाउट नॉर्मल स्ट्रेस इन अवर नेक्स्ट चैप्टर व्हेन वी डिस्कस इलास्टिक कांस्टेंट। इन दैट लेक्चर वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट शियर स्ट्रेस, ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस को देखेंगे। तो स्ट्रेस मैंने लिया सिग्मा, तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, ठीक है। और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करूंगा तो एक हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज ई, एंड दिस ई इज द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दिस कैपिटल ई इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो व्हाट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? देखो, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेस फॉर यूनिट स्ट्रेन। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस फॉर यूनिट स्ट्रेन, ठीक है। मैंने बोला था कि जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन होता है ये हमारा यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो स्ट्रेस और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की सेम यूनिट होती है। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैव सेम यूनिट एज स्ट्रेस, दैट इज पास्कल, ठीक है। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम यूनिट रखता है किसके, जो यूनिट होती है यंग जो यूनिट होती है स्ट्रेस की, ठीक है। नाउ अब अगर मैं आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करके समझाऊं इसको, अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ कर समझाऊं आपको, सो दिस इज सपोज प्रोपोर्शनल लिमिट ए, दिस इज ओ, ठीक है। नाउ कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज डेल्टा सिग्मा, दिस इज डेल्टा एप्सिलॉन, एंड दिस इज कैपिटल ई, दिस इज कैपिटल ई। सो कैपिटल ई इज इक्वल टू कैपिटल ई इज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कैपिटल ई इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, is the slope of stress strain diagram. So Young's modulus of elasticity is the slope of stress strain diagram. Young's modulus of elasticity is the slope of stress strain diagram. दोस्तों इस फॉर्मूले को काफ़ी बार यूज़ करेंगे हम अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर, ठीक है। इन ओवर जो प्रीवियस ईयर्स में जो एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि गेट का एग्ज़ाम हो गया, ईएससी का हो गया, तो उन एग्ज़ाम में इस फॉर्मूले में क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जब ये हमने डिस्कशन किया है, ये डिस्कशन हमारा हो गया हुक्स लॉ पर। तो हुक्स लॉ में देखो हमने क्या क्या देखा, हमने हुक्स लॉ में 2 से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट देखी। पहली सबसे इंपॉर्टेंट कि हुक्स लॉ हमारा वैलिड है विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, लेकिन माइल्ड स्टील के लिए प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट दोनों काफ़ी क्लोज है। तो इसलिए हम जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हम स्ट्रेस हम हुक्स लॉ को अप टू इलास्टिक लिमिट यूज़ कर लेते हैं, किसके लिए, माइल्ड स्टील के लिए। लेकिन इन ओरिजिनल लेकिन एक्चुअली द हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमने इंट्रोड्यूस किया, सेकंड पॉइंट हमने देखा कि हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। इट इज़ बेसिकली द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस फॉर यूनिट स्ट्रेन। उसके बाद हमने बोला कि इसकी सेम यूनिट जो हमारी स्ट्रेस की होती है। देन हमने देखा कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, सिंपल,
ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट सम क्वेश्चंस ऑन ओवर लास्ट, अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है अब हम उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, इन ओवर नेक्स्ट वीडियो। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।